नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चिरमिरी पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल का उद्घाटन किया है। 500 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। और साथ ही मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिरमिरी में प्रदेश के मुखिया की अगुवाई की और साथ ही भरतपुर सोहनत विधायक रेणुका सिंह भी मौजूद रही हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सक्ती विधानसभा का दौरा किया, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। महंत ने कहा कि राज्य में अब महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हुई है। सरकार नक्सल मुक्त राज्य बनाना चाहती है, लेकिन नक्सली जो हैं वो अभी भी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वे आगे कहते हैं कि अब तक नक्सली पुरुषों की हत्या करते थे और पिछले हफ्ते उन्होंने एक महिला की उनके पति के सामने गला रेत कर हत्या कर दी है। महंत ने कहा कि हम नक्सली उन्मूलन में सरकार के साथ हैं। महिलाओं की हत्या पर गृह मंत्रालय को लगाम लगाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे लूट, हत्या और रेप के मामले को ठीक करने की जवाबदेही अमित शाह की बताई है। एक साल में किन किन क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है उसको दिखाएं। रिपोर्ट कार्ड इसको कहा जाता है कि उनके कार्यकाल के एक साल में कहां कहां कौन से काम हुए हैं। आप हमारे स्वीकृत कार्यों को अपना काम बता के उसका उद्घाटन करके, डबल उद्घाटन करके, जो हो चुका है उसका उद्घाटन करके आप अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे तो हमें मंजूर नहीं है। हम लोग उसका विरोध तो नहीं करेंगे। डबल इंजन की सरकार है, कहीं भी कुचल देंगे वो। मगर मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं, मंत्रीगण, विधायकगण ऐसे 5 काम अपने क्षेत्रों के बताएं जिनको उनने स्वीकृत कराया है, जो उनके कार्यकाल में स्वीकृत हुआ है, कार्यकाल में पैसा आया है और कार्यकाल में बना है। एमसीबी जिला मुख्यालय में पानिका समाज के सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है और अपने ज्ञापन में मांग की है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में पहले की तरह शामिल किया जाए। वहीं ये भी कहा कि 8 दिसंबर 1971 के पानिका समाज को अविभाजित मध्य प्रदेश में आरक्षण था, उसे हटा दिया गया बिना किसी प्रकार का अल्टीमेटम दिए और उसी को भी वो हर साल 8 दिसंबर को काला दिवस मनाते हैं। इसके साथ ही ज्ञापन में कहा गया कि जब तक हमारे समाज को सरकार आदिवासी में घोषणा नहीं करेगी तब तक हम लोग काला दिवस मनाते रहेंगे। ये हमारी मांगे 8 दिसंबर 1971 को पानिका समाज को पूरे अविभाजित मध्य प्रदेश में आरक्षण में जो था उसको हटा दिया गया बिना किसी अल्टीमेटम दिए। उसी के हम लोग काला दिवस के रूप में हमारा पानिका समाज प्रण किया है कि जब तक पानिका समाज को आदिवासी में सरकार घोषणा नहीं करेगी तब तक हम लोग हर साल ऐसी जोर खरोश के साथ समाज को लेकर 8 दिसंबर को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम निरंतर जारी रखेंगे। देखिए, अगला रणनीति यदि हमको अपने सामाजिक हित की लड़ाई के लिए कोई कठोर कदम उठाना पड़े तो हम शासन के खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए भी तैयार रहेंगे। हम लोग ज्ञापन देने के 8 दिसंबर को 8 दिसंबर 1971 में हमें अनुसूचित जनजाति से अलग कर दिया गया बिना बताए, और कारण क्या है ये किसी को पता नहीं है। हम लोग ज्ञापन इसलिए देने आए हैं कि हमें अनुसूचित जाति में पूर्व की तरह बहाल किया जाए और यहाँ पर जितने भी हमारे पानिका समाज के स्वजाति बंधु, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे भाई जो इकट्ठे हैं, ये एमसीबी जिले के हैं, सारे जगह से आए हुए हैं। भरतपुर सोहनत विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में जुबानी जंग लगातार तीखी होती जा रही है, जहां एक और कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाब कमरो हैं और साथ ही गुलाब कमरो ने बीजेपी विधायक रेणुका सिंह को लापता और उनके कार्यों को काल्पनिक करार दिया है। तो वहीं दूसरी ओर विधायक रेणुका सिंह ने पलटवार करते हुए गुलाब कमरो को बच्चा बुद्धि कहकर
निशाना भी साधा है। भरतपुर को चाक बखार जिला बनाना, मनेन्द्रगढ़ कठोतिया से लेकर मध्य प्रदेश के सीधी तक सीधे रेल लाइन से जोड़ना, ये सब काम मैं करूंगी। ये छोटे और बड़े काम की बात नहीं है, और एक साल में ये बड़े काम तुरंत नहीं शुरू हो सकते और कोई भी नेता नहीं कर सकता। मुझे लापता कहने वालों को जनता ने उनको लापता कर दिया है, उनका पता बदल दिया है अपने इसी बड़बोलेपन की वजह से। मैं उन्हें बुद्धि मतलब बच्चा बुद्धि कहती हूँ, बच्चों के बराबर उनकी अकल है। इसलिए चाहे चुनाव के पहले हो, चलते चुनाव में हो, चुनाव के समय और चुनाव के बाद, वो कुंठा से ग्रस्त होकर मेरे खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मैं संस्कारी हूँ और मेरी दीदी है, मैंने साथ सम्मान कहा, और मैं काल्पनिक का परिभाषा बता दिया कि काल्पनिक किससे कहते हैं। मैंने नहीं कहा है, न ही मैं कोई सभा में कहा हूँ, चुनाव के समय में उन्होंने कहा था। इसलिए दीदी से हमारा, आज भी मैं दीदी कहता हूँ, आगे भी कहूंगा, हमेशा कहता रहूंगा दीदी, और हमारे साथ सम्मान करता रहूंगा। लेकिन एक छोटे भाई के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग, मेरी राजनीति अगर समाप्त करना चाहते हैं तो उन्हें खुशी है, उन्हें समाप्त कर दे। एक भाई अगर समाप्त हो जाता तो हो सकता है उनको आनंद मिलेगा, उन्हें खुशी मिलेगी। तो मुझे छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में एक बार फिर से सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। यहां पर नकली नोट छापे जाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी भुवन साहू और तुषार साहू लोन थाना क्षेत्र के वार्ड 7 के रहने वाले हैं और पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 500, 200 और 100 के नकली नोट बरामद किए हैं। इसी के साथ आरोपियों से 2,32,400 नकली नोट के रूप में बरामद किए जा चुके हैं। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने इस मामले पर खुलासा किया। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। तारीख को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थाना लवन में कि कुछ लोग नकली नोट खपाने के नाम से मार्केट में घूम रहे हैं। वहां जाके जब उन्हें पकड़ा गया, उन्हें थाने लेके आए, जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास लगभग 6400 रुपए उसमें बरामद हुए थे। उसका उनसे गहन पूछताछ की गई अपराध पंजीबद्ध करने के बाद। उन्होंने बताया कि इसका हम लोगों ने प्रिंटर, सारे कागज, सारे इक्विपमेंट्स रायपुर में भाटा गांव में हम लोगों ने रखे हैं। वहां पर टीम उनको लेके गई, वहां से जब्ती किया तो उनके पास से वहां पे लगभग 2,32,000 के नकली नोट बरामद, जो 200, 100 और 500 के डिनोमीटर्स में थे। उन्हें लेके अभी थाना लाया गया है और उन्हें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा ये लोग जो हैं, जो लवन में मर्डर हुआ था उसमें संरक्षण देने में भी थे। उसके पहले गांजे का एक आरोपी था उसमें से जो फरार था, वो भी गिरफ्तार हो गया, इन्हीं में से था। और उसके अलावा मारपीट के मामले, ये लोग आतंक अपराधी हैं और ये जो कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, इसमें और भी कुछ गैंग अगर आएगा, एक आरोपी फरार है इसमें से, वो पकड़ाएगा तो और भी हो सकता है कुछ और गैंग। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आपको बता दें कि बीते दिन मुख्यमंत्री निवास स्थित समत भवन में वरिष्ठ अधिकारियों संग एक अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान और जन कल्याण पर्व की तैयारियों के साथ में वर्क प्लान पर चर्चा की है। सीएम मोहन यादव ने समत भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 से 26 दिसंबर तक आयोजित होने वाले जन कल्याण पर्व की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ में बैठक की है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कई प्रोजेक्ट के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने 50 करोड़ से अधिक की लागत वाले 24 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिसमें बस स्टैंड का उद्घाटन भी शामिल था। इसके अलावा जिले में 22 करोड़ 43,37,000 रुपए की लागत से 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और 27 करोड़ 58,64,000 रुपए का लागत से 11 कार्यों का भूमि पूजन किया है। इसके साथ ही सीएम ने शहर में एक रोड शो भी किया। वहीं खुली जीप में भी सवार होकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। रोड शो की शुरुआत बीजेपी कार्यालय से हुई और ये ट्रैफिक पॉइंट होते हुए सभा स्थल बस स्टैंड पर समाप्त हुआ है। तो रचना भूमिका में अटल जी का नाम भी कम नहीं है। उनका जीवन काल अलग अलग प्रकार से जाना जाएगा, लेकिन उनने जो कल्पना की है कि नदी से नदी जोड़ करके भी जल राशि पीने के लिए, सिंचाई के लिए दी जा सकती है, तो जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, जिनके माध्यम से हमारे प्रदेश को
केन बेतवा नदी जोड़ों की बड़ी सौगात हमको मिली है। 1 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार को मिलाकर समूचे बुंदेलखंड की धरती को हरा भरा करने के लिए माननीय मोदी जी ने वो योजना मंजूर की। एमसीबी में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों को संबोधित किया है। सरकार बनने के बाद और मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप लोगों के बीच में हमारा आना हुआ है। मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं नमन करता हूं, जय जोहार करता हूं। और आज जो आप लोगों ने बड़ा आत्मीय स्वागत किया है बड़े बड़े गजमाला से, इसके लिए भी आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और आज ये नया जिला है और आज इस नए जिले में 550 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। 447 से भी ज्यादा काम है। मैं पूरे जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। निश्चित ही इतने विकास के काम से इस जिले में ये विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं पूरे एमसीबी जिले को। और आज की इस कार्यक्रम में 4000 से भी ज्यादा हितग्राहियों को विभिन्न योजना के तहत 1,65,00,000 का चेक और सामग्री का भी वितरण होने वाला है। तो ऐसे हमारे सभी हितग्राहियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज यहां 100 बेड का अस्पताल, जिला अस्पताल का भी शुभारंभ किए हैं। अंबिकापुर के पीजी ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। कि आज 536 करोड़ रुपए के विकास काम, 1614 विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। पूरे सरगुजा जिला वालों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से इससे सरगुजा जिले में विकास का काम होगा। इसमें 157 करोड़ रुपए के 180 कार्यों का लोकार्पण हुआ है और 379 करोड़ 12 लाख रुपए का 1434 कार्य का भूमि पूजन आज संपन्न किए हैं। ये अंबिकापुर देश का सबसे सुंदर शहर है, साफ शहर है और इसको सुंदर और साफ बनाए रखने में हमारी स्वच्छता दीदियों का, सफाई मित्रों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा और पूरे नगर निगम के लोगों को भी हम बधाई देना चाहेंगे, जिनके सहयोग से आपका ये अंबिकापुर लगातार स्वच्छ और सुंदर बना हुआ है। और आप सब लोग देख रहे हैं कि हम लोगों की सरकार, आप लोगों की सरकार पिछले विधानसभा के चुनाव में सरगुजा संभाग का बहुत आशीर्वाद मिला। 14 की 14 सीट में आप लोग जिताए, इसके लिए भी धन्यवाद। और मोदी की गारंटी में विश्वास करके हमारे प्रदेश की जनता
भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाई तो आप लोगों ने ये देखा है, अनुभव किया है। जी का स्वागत करें, मुख्यमंत्री जी आपके समक्ष है। प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय सभी के लिए आवास के विचार की ओर से लगातार काम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से सीएम निवास कार्यालय में अटल बिहारी योजना के तहत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया है और सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है और इस अवसर पर राज्य सरकार अटल बिहारी योजना की शुरुआत करने जा रही है, जिससे जरूरतमंदों को, खासतौर पर शहरी क्षेत्र के लोगों को कम दाम में मकान उपलब्ध कराया जा सके। इसके तहत 7 कई स्थानों पर EWS, LIG और MIG श्रेणी के आवास बनाए जाएंगे। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं के तहत 1650 मकान बनाए जाएंगे। अटल बिहारी योजना की शुरुआत हो चुकी है। 7 आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया और 7 कई स्थानों पर जो आवास हैं वो बनाए जाएंगे, जहां पर 1650 मकान अभी तक तैयार भी हो चुके हैं। आपको बताते चले कि खबर रायपुर से है। अटल बिहारी योजना की शुरुआत की गई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण विभाग की तरफ से जो है अटल बिहारी योजना की शुरुआत अब कर दी गई है। 7 आवासीय योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया है। तस्वीरें भी हैं जहां पर 7 परियोजनाओं को शुरू किया जा रहा है। आपको बताते चले कि पूरा मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अटल बिहारी योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें 1650 मकान 7 जगहों में बनाए जाएंगे और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दिया जाएगा। इसमें एक तो EWS और LIG, ये 2 तरह के मकान बनेंगे। EWS में बेनिफिशरी को 80,000 सब्सिडी मिलेगी और LIG में 40,000 प्रति मकान सब्सिडी मिलेगा और 1 रुपये में जमीन मिलेगी। तो इस तरह से जरूरतमंदों को सरकार सस्ते में एक अच्छा मकान उपलब्ध कराने का काम करने जा रही है और एक बड़ा कल्याणकारी योजना ये प्रदेश शासन का है। छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को बीजेपी की सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है और ऐसे में बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बीच में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बने 1 साल पूरे हो चुके हैं। गांव, नहर, शहर, बस्तियां सभी में लगातार हम कार्य कर रहे हैं। हमारा 1 साल बेमिसाल रहा। मोदी की गारंटी को हमने हर कैबिनेट की बैठक में पूर्ण किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। आपको बताते चले कि पूरा मामला रायपुर से सामने आया, जहां पर प्रदेश में बीजेपी सरकार को 1 साल पूरा हो गया। उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। आपको बताते चले कि प्रदेश में बीजेपी सरकार को पूरा 1 साल हो गया, जिसको लेकर जश्न मनाया गया और इस जश्न में काफी लोगों ने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस पर उप मुख्यमंत्री ने जमकर निशाना भी साधा है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बनी भारतीय जनता पार्टी के
सरकार के ऐतिहासिक और सफलता भरा 1 साल पूरा होने जा रहा है। पिछले 1 साल में सरकार ने जो काम किया है, मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का जो सिलसिला चला है, आज प्रदेश तेज गति से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। शहरों का, गांवों का तेज गति से विकास हो रहा है। मोदी की बड़ी बड़ी गारंटियां हमने इस बीच पूरी की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं और इसे लेकर दीपक बैज ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या 3100 किसानों से वादा जो है वो सरकार पूरा कर रही है। प्रदेश के युवा सूखे नशे की चपेट में आ चुके हैं। मनपसंद ऐप लॉन्च किया गया है और युवाओं को कितनी नौकरियां दी जाएंगी और बलौदाबाजार, डहरीडीह समेत पूरे प्रदेश में अपराध हो रहे हैं। आदिवासियों के साथ अत्याचार, महिलाओं का बलात्कार, क्या इन्हें भी रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया जाएगा? कांग्रेस का किसानों को ठगने वाले उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान पर दीपक बैज ने सवाल पूछा कि कांग्रेस ने किसे ठगा। उप मुख्यमंत्री पहले स्पष्ट करें, क्या कांग्रेस ने 2,640 2800 रुपए किसानों को नहीं दिया? क्या किसानों का कांग्रेस ने कर्ज माफ नहीं किया? बीजेपी बताए कि क्या 21 क्विंटल 3100 रुपए धान का भुगतान हो रहा है? कि क्या केंद्र सरकार का 117 रुपए हितग्राहियों को बीजेपी दे रही है? किसानों से झूठ बोलकर कौन सत्ता में आया? किसान सब समझ रहे हैं। सरकार किसान हितैषी बनने का ढोंग बंद करे। आरक्षण अगर 50% हुआ है, कुछ नगरीय निकायों में इसका लाभ हो सकता है, लेकिन अगर इसका देखेंगे आदिवासी क्षेत्रों में, खासकर ग्राम पंचायतों में, सीधा सीधा इसका नुकसान होगा। शायद भारतीय जनता पार्टी कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा नहीं लगा पाई है। ओबीसी आरक्षण अगर है तो निश्चित रूप से स्वागत है, लेकिन साथ ही अभी जो 12 जनजातियां शामिल हुई है आदिवासी में, शायद उनका भी सरकार सर्वे और उनका भी गणना अगर कराती तो शायद उनका भी लाभ होता। कुछ जातियां एससी में भी शामिल हुई है, तो उनका भी अगर गणना कराती तो मुझे लगता है उनका। रायपुर के डीडी नगर इलाके में फर्जी पुलिस वाला होना बताकर लूट करने वाले गैंग के 2 महिला और 3 पुरुष सहित कुल मिलाकर 5 शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और गैंग की महिला सदस्य ने एयरटेल कंपनी के वाईफाई लगाने वाले इंजीनियर को सुनसान इलाके में बुलाकर छेड़छाड़ करने के आरोप में फंसाने की धमकी देकर एक गैंग के 2 पुरुष साथियों को पुलिस वाला बताकर 8,000 रुपए वसूले थे। तो वहीं गैंग के गिरफ्तार पुरुष आरोपियों के खिलाफ पुणे, महाराष्ट्र में पूर्व में अपराध दर्ज किया है। एक आमानाका थाना में मामला प्रकाश में आया है, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। ये महिलाएं लोगों को किसी बहाने पहले किसी व्यक्ति को फंसाते थे, जैसे इस प्रकरण में जिसमें एफआईआर दर्ज हुआ है। वाईफाई लगाने के नाम पे एक एयरटेल का वाईफाई काम करने वाले व्यक्ति को उन्होंने बुलाया, फिर वहां उसको धमकी दी कि अगर वो उससे पैसा नहीं देगा तो 376 या छेड़छाड़ का मामला दर्ज करेंगे। उसमें वहां अचानक बाकी लोग आ जाते थे और 5 वहां मिलकर के उसका एक्सटॉर्शन करते थे। राजपुर में इतना ही। नमस्कार।